हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सेलेंस। मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज हम डिस्कस करेंगे जून थर्ड वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जो वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग जारी की जाती है उसमें भारत का रैंक क्या है। इसमें भारत का रैंक है 63 देशों में 43rd, 43वां रैंक है भारत का। वहीं पे इसमें किस किस पैरामीटर को चेक करके रखा जाता है, कैसे रैंकिंग किया जाता है, तो उसमें दिखाया जाता है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उस देश का, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किस तरह से हो रहा है, फिर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ देखा जाता है, फॉरेन करेंसी रिजर्व देखा जाता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस देश की कैसी है। उन सभी पैरामीटर्स को देखकर इस इंडेक्स में रैंक किया जाता है कंट्री को। तो इंडिया का रैंक क्या है 43rd, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और वहीं पे अगर फर्स्ट कंट्री की बात करें कि पहला रैंक किसे दिया गया है एमडी वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में, तो पहला रैंक दिया गया है सिंगापुर को। वहीं पे दूसरा रैंक दिया गया है डेनमार्क को, जो कि पिछले साल डेनमार्क 8th रैंक पे था। वहीं पे तीसरा रैंक किया गया है स्विट्जरलैंड को, और यूएसए को किया गया है 10th रैंक पे रखा गया है, जो कि यूएसए इससे पिछले साल 3rd रैंक पे था। और ये इंडेक्स जो है वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग जो है ये स्विट्जरलैंड और सिंगापुर बेस्ड इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल द्वारा तैयार किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी का अस्थायी अध्यक्ष सदस्य चुना गया है, यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है। तो अभी हाल ही में भारत को 8वीं बार यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 8वीं बार अस्थायी सदस्य यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर सदस्य चुना गया है। तो इसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यूएनएससी में 15 मेंबर होते हैं, 5 तो परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं 2 साल के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ईयर टर्म आफ्टर विनिंग 184 वोट्स इन द 193 मेंबर जनरल असेंबली। तो 193 जनरल असेंबली के मेंबर में से जो है कितना वोट इंडिया को दिया गया, 184 वोट दिया गया इंडिया को। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और इंडिया वाज अ कैंडिडेट फॉर अ नॉन परमानेंट सीट फ्रॉम द एशिया पैसिफिक कैटेगरी। तो इंडिया को एशिया पैसिफिक कैटेगरी से चुना गया है इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में। वहीं पे एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ये टर्म शुरू होगा 2 साल का, वो कब से शुरू होगा, 1 जनवरी 2021 से। तो ये ध्यान रखिएगा। और यूएनएससी में हर एक मंथ जो है किसी न किसी के पास यूएनएससी की प्रेसिडेंसी होती है। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे जून के महीनों में अभी प्रेसिडेंसी किसके पास है यूएनएससी की, तो फ्रांस के पास है। वहीं पे इंडिया के पास कब आएगी इसकी प्रेसिडेंसी, तो अगस्त 2021 में इंडिया के पास यूएनएससी की प्रेसिडेंसी आएगी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को $750 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। तो अभी हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को $750 मिलियन के ऋण को स्वीकृत किया है, मंजूरी दी है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इससे पहले भी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, इससे पहले भी $500 मिलियन का लोन दे चुका है इंडिया को कोविड-19 से निपटने के लिए। और भी फिर इसने हाल ही में $750 मिलियन के लोन को भी दिया है। जो कोविड-19 के चपेट में जो लोग आए हैं उनकी मदद की जाएगी, इन पैसों से इकोनॉमी को सुधारा जाएगा। और इससे पहले भी $500 मिलियन लोन दिया जा चुका है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा इंडिया को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट AIIB साइन $750 मिलियन कोविड-19 एक्टिव रिस्पांस एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सत्यभामा पोर्टल को किसने लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च किया गया है प्रहलाद जोशी के द्वारा सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च किया गया। अब ये सत्यभामा पोर्टल का एक फुल फॉर्म भी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सत्यभामा का फुल फॉर्म क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, कहीं पे लिख लीजिएगा, क्योंकि पूछ लिया जा सकता है कि सत्यभामा में से वाई का मतलब क्या हुआ या फिर एम का मतलब क्या हुआ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट,
और इस पोर्टल के माध्यम से खनन यानी कि माइनिंग और मिनरल्स के क्षेत्र में क्वालिटेटिव इनोवेटिव रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए रिसर्चर्स यानी कि शोधकर्ताओं और साइंटिस्ट को प्रोत्साहित किया जाएगा। और पोर्टल पर जो रिसर्चर्स हैं वो डिजिटली रिपोर्ट भी दे सकते हैं और इससे जो है माइनिंग और मिनरल्स के क्षेत्र में जो है निगरानी भी रखी जा सकती है इस पोर्टल के जरिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यूएन का जो जनरल असेंबली होता है उसका 75th सेशन कब से स्टार्ट होगा? इसका 75th सेशन स्टार्ट होगा सितंबर 2020 में। तो उसके चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि जो यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, जो यूएन का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पद है उस पर कौन है? सेक्रेटरी जनरल। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो एंटोनियो गुतेरेस। और वहीं पे जो हम सेशन की बात कर रहे हैं, जैसे 74th सेशन के कौन थे? तो 74th सेशन के थे तिज्जानी मोहम्मद बंदे। तो हर एक सत्र जो है 1 साल का चलता है और हर एक सत्र के जो है एक चेयरमैन प्रेसिडेंट्स नियुक्त किए जाते हैं। तो 75th सेशन के चेयरमैन नियुक्त किए गए, इनका नाम है वोल्कान बोजकिर। और यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और यूएन में जो है इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? तो टीएस तिरुमूर्ति। अभी हाल ही में इन्हें अपॉइंट किया गया है, टीएस तिरुमूर्ति को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डीसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी कि मरुस्थलीकरण और सूखा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर एक साल 17 जून को मनाया जाता है और इस बार इसका थीम क्या था? फूड, फीड और फाइबर। प्रेजेंट टाइम में ये कहा गया है कि जितना एग्रीकल्चर लैंड है, जो जिस पे हम खेती कर सकते हैं आराम से, जो हरी भरी भूमि जो है उसमें 2050 तक जो अभी है, तो 2050 तक हमें कितना ज़रूरत पड़ेगा? अभी जितना है उससे 593 मिलियन हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड की ज़रूरत होगी 2050 आते आते तक। जो हम 593 मिलियन हेक्टेयर की बात जो हम कर रहे हैं वो अगर साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का अप्रॉक्स दुगुना है। तो ये आप देख सकते हैं। ये कहा गया कि जो मरुस्थलीकरण हो रहा है ज़मीनों का, जो सुखाड़ कहीं पे आ रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? जो डिफॉरेस्टेशन है, लैंड का यूज जो है इनएप्रोप्रिएट ढंग से किया जा रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो इसको रोकना है। इसका आप थीम भी ध्यान में रखिएगा और ये 17 जून को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस ये हर एक साल 20 जून को मनाया जाता है और ये क्वेश्चन बहुत बार स्टैटिक जीके से पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। और इसमें इस बार वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हर एक मिनट 20 लोग युद्ध या फिर आतंक या फिर उत्पीड़न के कारण जो उनको परेशानी होती है, किसी देश में परेशान किया जाता है उसके कारण, या फिर राजनीति के कारण सब कुछ छोड़ अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे देश उनको जाना पड़ता है, तो वही रिफ्यूजी कहलाते हैं। जो कहीं से, जैसे कि म्यांमार के बारे में आपने सुना होगा कि वहाँ के रिफ्यूजी यहाँ पे आ गए, बांग्लादेश चले गए, इंडिया आ गए, साउथ सूडान, बहुत देश में रिफ्यूजी होते हैं और रिफ्यूजी के पास बहुत सारे राइट्स भी हैं। उनको काम देने का, उनको पढ़ने का, उनको मतलब सही से रहने का किसी भी देश में, अगर वो रिफ्यूजी हैं तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हर एक साल 20 जून को मनाया जाता है। और इस बार वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का क्या थीम था? एवरी एक्शन काउंट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला देश का शीर्ष राज्य बन गया है? तो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है और इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला देश का शीर्ष राज्य बन गया है। इसमें मैं बता दे रहा हूँ आपको कि आंकड़ों के अनुसार ये कहा गया है कि 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 लोग जो हैं, जो उत्तर प्रदेश में जो 57,000 ग्राम पंचायत हैं उसमें से 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला है, जो देश में मनरेगा के तहत उत्पन्न कुल काम का 18% है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया है। अभी मनरेगा के तहत या फिर बहुत सारे और भी जो किसान के लिए जो लाभदायक है, वो सारे
स्कीम लाए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता हो कि जो भी दूसरे राज्य में थे मजदूर वो अपने घर आ चुके हैं। ये कहा गया उत्तर प्रदेश में कि 30 लाख मजदूर, प्रवासी मजदूर अपने घर आए हैं, तो उन सभी को नौकरी भी देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ये किस दिन मनाया जाता है, या फिर इंटरनेशनल योगा डे ये किस दिन मनाया जाता है। तो ये हर एक साल 21 जून को मनाया जाता है। और इस बार ये कौन सा इंटरनेशनल योगा डे था, तो ये छठा 6th इंटरनेशनल योगा डे था। और इसी दिन आपको याद हो तो सूर्य ग्रहण भी यानी कि सोलर इक्लिप्स भी इसी दिन हुआ था। और इस बार इंटरनेशनल योगा डे का थीम क्या था, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार, यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में दुनिया के सबसे बड़े एफडीआई प्राप्तकर्ता की सूची में भारत का स्थान क्या है। यानी कि दुनिया में ये रिपोर्ट तो है 2020 की, लेकिन 2019 के डाटा को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। यानी कि किस देश में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है। तो सबसे ज़्यादा एफडीआई के मामले में अमेरिका जो है वो टॉप पे रहा। कितना आया वहाँ पे एफडीआई, तो 246 बिलियन डॉलर एफडीआई आया है अमेरिका में 2019 फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो। और वहीं पे चाइना में 141 बिलियन डॉलर एफडीआई आया है और चाइना दूसरे रैंक पे रहा। वहीं पे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया को रैंक किया गया इसमें 9th। और इंडिया में जो टोटल एफडीआई आया एक साल में वो कितना आया, 51 बिलियन डॉलर का एफडीआई आया। 2019 में एफडीआई 20% बढ़कर जो है वो 51 बिलियन डॉलर हो गया है और इंडिया 9th रैंक पे है। और 2020 में कहा गया है कि ग्लोबली जो एफडीआई जो है वो 40% जो है वो कम आएगा ग्लोबली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड स्टार्स शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप किसने जीती है। तो वर्ल्ड स्टार्स शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप ये जीता गया है अजरबैजान के सखरियार मामेदिरोव के द्वारा। तो इन्होंने जीता है, सखरियार मामेदिरोव के द्वारा जीता गया है। तो ये फर्स्ट रैंक पे रहा है। वहीं पे दूसरे रैंक पे कौन रहा है, दूसरे रैंक पे रहा है इंडिया के पेंतेला हरिकृष्ण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश चौथे एशियाई युवा पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। तो सॉरी, पैरा ओलंपिक नहीं, पैरा यूथ गेम्स। तो ये करेगा बहरीन चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेज़बानी करेगा। तो पैरा ओलंपिक और पैरा में अंतर है, ये ध्यान में रखिएगा। बहरीन की कैपिटल है मनामा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सैन्य दल द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस परेड में हिस्सा लेने किस देश जाएंगे। तो भारतीय सैन्य दल द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस परेड में हिस्सा लेने जाएंगे रशिया, और चले भी गए हैं। और इसका जो है आयोजन जो है आई थिंक 25 जून को होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और रशिया और कौन गए हैं, तो 3 दिवसीय यात्रा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी गए हैं रशिया। और जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो रशिया ने विजय पाई थी जर्मनी पे, तो उसी की विजय दिवस परेड होगी जिसमें हिस्सा लेगा इंडिया भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी 150 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। यानी कि अभी इसी मार्क पे है, 150 बिलियन को पार नहीं किया अभी इसने, 150 बिलियन के बाजार पूंजीकरण वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो इस कंपनी का नाम है RIL, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वहीं पे अगर दूसरी सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें इंडियन कंपनी के बारे में, तो वो कौन सी है, TCS। और वहीं पे तीसरी HDFC बैंक, और चौथे नंबर पे HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर्स लिमिटेड, जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान यूनिलीवर्स लिमिटेड बनाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नेशनल साइंस फाउंडेशन के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, इनका नाम है सेतुरमन पंचनाथन। और ये दूसरे भारतीय बने हैं NSF के डायरेक्टर बनने वाले। इनसे पहले कौन बने थे, तो इनसे पहले बने थे सुब्रा सुरेश। और सेतुरमन पंचनाथन ने किनको रिप्लेस किया है, तो फ्रांस के कोरडोवा को।
फ्रांस के कोर्डोवा को इन्होंने रिप्लेस किया है। और एनएसएफ जो है ये यूएसए गवर्नमेंट की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो साइंस और इंजीनियरिंग के सभी यानी कि नॉन मेडिकल फील्ड में रिसर्च और एजुकेशन को सपोर्ट करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजेंद्र गोयल जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राजेंद्र गोयल जी एक क्रिकेटर थे और इनके नाम पे जो एक रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा है। रणजी क्रिकेट का रिकॉर्ड है इनके नाम पर। ये बाएं हाथ के बाएं हाथ के ही स्पिनर थे, तो बॉलर थे ये। और रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है ये इन्हीं के नाम पे है। 637 विकेट इन्होंने लिया है रणजी क्रिकेट में, तो ये अभी तक टूटा नहीं है और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोवेल ए बर्निंग की लेखक या फिर लेखिका कौन है? तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, इनका नाम है मेघा मजुमदार। मेघा मजुमदार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लारा एंड द सन, इस नोवेल के इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो क्लारा एंड द सन नोवेल के लेखक हैं काजुओ इशिगुरो। काजुओ इशिगुरो ये कौन है? तो इनको आपको अगर याद हो तो इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। और ये बुक जो है क्लारा एंड द सन जो है ये बुक भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है और इसे मार्च 2021 में लॉन्च किया जाएगा, तो इस बुक का भी नाम आप ध्यान में रखिएगा। बुक्स एंड ऑथर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BMW ग्रुप इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BMW ग्रुप इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, इनका नाम है विक्रम पवाह। आपको अगर याद हो तो कुछ ही दिन पहले रुद्र तेज सिंह जो कि BMW इंडिया के पहले भारतीय प्रेसिडेंट बने थे, जिनका कि निधन हो गया। आई थिंक 40-45 साल के ये मात्र थे, लेकिन इनका हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया। तो उसके बाद विक्रम पवाह को BMW ग्रुप इंडिया का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम्बाब्वे में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जिम्बाब्वे में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया, इनका नाम है विजय खंडूजा। विजय खंडूजा। और इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे आर मसाकुई। आर मसाकुई। और जिम्बाब्वे की कैपिटल कहाँ पे है? तो हरारे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड, जर्मन बुक ट्रेड का पीस प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा पीस प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया, इनका नाम है अमर्त्य सेन। इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन को इस प्राइज से सम्मानित किया गया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है और इकोनॉमिस्ट हैं, ये अर्थशास्त्री हैं। ये आई थिंक 85 साल के हैं और इन्हें 2020 का पीस प्राइज़ दिया गया है जर्मन बुक ट्रेड का। क्यों दिया गया है पीस प्राइज़? तो ये जो है बहुत दशकों से ग्लोबल जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं और उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, यानी कि सोशल इनएक्वालिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम पे ये आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस इनका जो ध्यान है वो बस इकोनॉमिक ग्रोथ पर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो सभी चीज़ों को एक तरह से देख रहे हैं जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो वो एक सस्टेनेबल तरीके से हो और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सभी चीज़ों का ग्रोथ हो, हर एक तबके, हर एक समाज के लोगों का ग्रोथ हो। तो यह वीडियो का अंत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।